हम वो सनातनी हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हुए जो है सृष्टि। ऐसा कहा जाता है कि पैसा खूब आप मार्केट में लगा रहे हैं और होर्डिंग्स वगैरह भी अभी आपके फाड़ दिए। ठाकुर मेरे लिए मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में मेरी उंगली पकड़ के मुझे पार्टी, यार मुझे लगता है कि मैं जब तक जीऊँगा तो आखिरी पार्टी भी मेरी भारतीय जनता पार्टी रही। जो व्यापारी लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आ गए, तो उनसे हट के जो है सोनीपत एक आम परिवार के बच्चे को जो है आशीर्वाद। की पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या सोनीपत में रही है। सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो मेन सड़कें जो हैं वो नहरें नाले बनती हुई नजर आती सबसे पहले लक्ष्य ये रहेगा कि सोनीपत के अंदर मैं विधायक बनता हूं, तो विधायक बनते ही सबसे पहले मैं युवाओं को ये तोहफा दूं। संगठन मेरे पे विश्वास जताएगा, ऐसा मुझे लगता है। और सोनीपत की जनता ने तो दिल खोल करके मैंने कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा सोनीपत पर। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं सोनीपत के जिला महामंत्री, पार्टी है बीजेपी और व्यक्ति विशेष का नाम है श्रीमान योगेश पाल अरोड़ा जी। तो इनसे चर्चा करेंगे आज 2024 के चुनाव के बारे में। इनका उद्देश्य क्या है, सामान्य परिवार से राजनीति की ओर क्यों अग्रसर हुए और दूसरे लोग जो पॉलिटिक्स में खिलाड़ी हैं पुराने, इनके खिलाफ क्यों हैं, क्यों इन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इन सभी बातों के इनसे जवाब लेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं श्रीमान योगेश पाल अरोड़ा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम सर। जय श्री राम से सर सबसे पहले सवाल करूंगा कि एज अ राजनेता या एज अ लीडर धर्म क्या है? देखिए, धर्म मैं ये मानता हूँ जिसमें हमारी आस्था है वो धर्म है, जिसको लेकर के हमें सुकून मिलता है वो धर्म है। और मैं माँ भगवती का आराध्य हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जब आँख बंद करता हूँ या मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो जो मेरी मेरी चिंताएं हैं जो दूर होती हैं, तो वो मेरे लिए धर्म है। मानवता का धर्म और जो दूसरे धर्म के सर लोग हैं सोनीपत में, बीइंग अ लीडर आप क्या सोचते हैं उस बारे में? देखिए, मानवता हम सनातनी हैं सबसे पहले तो, और सनातन जो है 5000 साल से सृष्टि इस धरती के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि हम वो सनातनी हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हुए जो है सृष्टि में सभी के सुख की बात करते हैं, सभी को निरोग होने की बात करते हैं, सबकी मंगल कामना करने की बात करते हैं। और हम वो सनातनी हैं जो वासुदेव कुटुम्बकम की बात करते हुए पूरा विश्व हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो ऐसी कल्पना हम लोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और सनातनी जो सनातन है वो सबके लिए सबका भला करने की बात करता है, तो वो मेरा धर्म है। और लोग भी जो है इसकी बात करते हैं, सबका अपना अपना मैं समझता हूँ कि एक अपना भाव होता है, तो मेरा भाव जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः है। योगेश जी, एक सामान्य परिवार से आप आते हैं, सोनीपत की एक कॉलोनी में जो है आपका जन्म हुआ, कॉलोनी में ही आपका निवास स्थान है, और पॉलिटिकल जो पार्टी ज्वाइन करना या राजनीति में आने का कैसे आपने सोचा और क्यों कदम ये बढ़ाया राजनीति की तरफ? देखिए विशाल जी, मैं सामान्य परिवार से हूँ। मैं समझता हूँ कि आज से पहले जो परंपरागत राजनीति चलती हुई आई, उसको जब आपको चेंज करना है या आपको रिफॉर्म्स लेकर के आने हैं, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ती है। मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी की बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता को भी नेता बनाने का काम किया, जिसके बड़े उदाहरण हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर, वो एक सामान्य परिवार से हैं। आज दूसरी बार जो है वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके कार्यशैली को देखते हुए तीसरी बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। खुद चाय बेचते-बेचते जो है उन्होंने राष्ट्र भावना को आगे बढ़ाते हुए और भारत माता की जय के भाव को आगे बढ़ाते हुए जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले वो मुख्यमंत्री रहे। हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, आप देखिए कि वो भी सामान्य परिवार से हैं। विधानसभा की टिकट मिली, मंत्री बने प्रदेश सरकार में, और आज जो है वो सांसद हैं, और पार्टी ने जो है उनको सिरमौर बना करके जो है हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मैं समझता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और मैं, क्योंकि मेरी पहली पार्टी है, और मुझे लगता है कि मैं जब तक जीऊँगा तो आखिरी पार्टी भी मेरी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो उसकी जो सोच है, उसका जो भाव है, उसको लेकर के जो है मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। अंत्योदय की भावना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारे नेताओं ने ये नारा दिया, हमारे नेताओं ने कहा कि अंत्योदय। तो मुझे लगता है कि आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से प्रथम पंक्ति में लेकर के आना है, उस भाव को लेकर के मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। योगेश जी, ऐसा कहा जाता है कि पैसा खूब आप मार्केट में लगा रहे हैं और होर्डिंग्स वगैरह भी अभी आपके फाड़ दिए रिसेंटली, उस पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले यही जानना चाहूँगा कि निजी व्यवसाय कहाँ से है? ऐसा आप कह रहे हैं कि भाई दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं
वो आपको जो है पैसा दे रहे हैं ताकि वोट वगैरह जो है काटे जा सकें, और इस तरह की बातें हो रही हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए विशाल जी, आज आप मैं समझता हूँ कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके विरोधी जो हैं वो आपके बारे में बात करते हैं, और करनी भी चाहिए। पहली बात, राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आपको समय-समय पर जो है अवरोध आपके सामने आते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक अवरोध है। मैं आपसे आपको कहना चाहूँगा कि आप और मेरे पत्रकार साथी जाकर के उनसे प्रश्न कीजिए जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक प्रमाण ला कर के दीजिए, आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, सोनीपत की जनता भी यहाँ है। मेरा निजी व्यवसाय, मैं सामान्य परिवार से ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी क्योंकि एजुकेशन, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने ग्रेजुएट हूँ, और आप इनोवेटिव हैं, आइडियाज़ हैं, रियल एस्टेट में बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। उसके अलावा मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेरी एक, उसमें जो है फार्मा में थर्ड पार्टी मार्केटिंग हम लोग करते हैं। तो ये मेरा सेटअप है। मेरे परिवार के अंदर आज भी मेरे पास कृषि की ज़मीन है, जिसमें हमारे पास जो है उस वो भी एक व्यवसाय का पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि एक जो आपको एडिक्वेट जो पैसा चाहिए अर्न करने के लिए, आपको खर्च करने के लिए राजनीति पे, तो वो सब कुछ अवेलेबल है, और ईश्वर माँ भगवती की इतनी कृपा है कि मेरे सारे काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अपने व्यवसाय से जो है पैसा आ रहा है, किसी से पैसा नहीं लिया हुआ, आप डिनाई करते हैं इस चीज़ को सीधा-सीधा। अब आता हूँ मैं चुनाव के बारे में, तो सर एमएलए या एमपी किस पोस्ट के लिए जो है विधानसभा या लोकसभा के लिए कैसे जाना चाहेंगे 2024 में? देखिए, सोनीपत शहरी विधानसभा है। मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, इसकी मिट्टी में खेल करके जो है मैं बड़ा हुआ, और यहाँ की एक-एक छोटी-छोटी गलियों से मैं परिचित हूँ, छोटे-छोटे मोहल्लों से मैं परिचित हूँ, क्योंकि सोनीपत के अंदर बॉर्न एंड ब्रॉट अप वो सब रहा। तो मैं समझता हूँ कि सोनीपत विधानसभा मेरा लक्ष्य है। 2019-2014 मैंने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बतौर कार्यकर्ता जो भी मुझे आदेश किया, मैं उस संगठन के अनुरूप जो है मैंने काम किए। अब 2024 मैं समझता हूँ कि अपना जिस प्रकार से सोनीपत का माहौल है, और जिस प्रकार से सोनीपत की जनता मुझे आकर के आशीर्वाद दे रही है, नियमित रूप से मैं कार्यालय पे बैठता हूँ, और आप सुबह कभी आकर के देखिएगा, दिन में आकर के देखिएगा कि यहाँ पर लोगों का किस प्रकार जमावड़ा लगा रहता है। तो ये मुझे लगता है कि एक संकेत है कि लोग जो है परिवर्तन शहर में चाह रहे हैं, सोनीपत विधानसभा में। तो विधानसभा को लेकर के जो है मेरा प्रयास है। विधानसभा की आपने बात की है, तो सोनीपत से कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर काफ़ी बड़ा जो है मीडिया सलाहकार और कैबिनेट मंत्री एक परिवार सोनीपत में है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भई आपको प्रेफ़रेंस ऐसा दिया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के नेता हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे, और बीइंग यूथ राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, युवा हूँ, और मुझे लगता है कि हम एक नई सोच, नई उम्मीद को लेकर के जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना प्रयास करना चाहिए। उन्होंने भी अपना प्रयास किया, संगठन ने उनको मौका दिया, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद क्या स्थिति परिस्थिति रही उस पे ना जा कर के केवल इतनी सी बात कि मैं अपने लिए व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूँ कि योगेश पाल अरोड़ा जो है वो शहर का नेतृत्व करे, सोनीपत विधानसभा का 2024 में नेतृत्व करे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सोनीपत की जनता इतना आशीर्वाद दे रही है, तो निश्चित रूप से सोनीपत में 2024 में एक नया उदाहरण आएगा, जिसमें आप लोग बताएंगे कि पूंजीपति और बड़े जो ये लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में आ गए, तो उनसे हट के जो है सोनीपत एक आम परिवार के बच्चे को जो है आशीर्वाद देगी। ये आपके सामने होगा। जी। आपकी अनुराग ठाकुर से नज़दीकियाँ बताई जाती हैं, घनिष्ठ मित्र आपके बताए जाते हैं, और चेहरा भी आपका मिलता-जुलता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या प्रेफ़रेंस वहाँ से है? ऐसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में जब आया तो मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। अनुराग ठाकुर मेरे लिए मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में मेरी उँगली पकड़ के मुझे लाए, और निश्चित रूप से राजनीति के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है आपके पास एक पॉलिटिकल गॉडफ़ादर, अगर मैं शब्द प्रयोग करूँ तो वो गलत नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो आपके पास होना चाहिए। मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुझे कहीं कहीं भी कोई समस्या, कोई बातचीत करनी होती है मुझे लगता है, तो मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ, और समय-समय पर जो उनका मार्गदर्शन की मुझे आवश्यकता पड़ती है तो वो रहता है। बाकी बातें जो हैं भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो समय बताएगा। योगेश जी, सोनीपत की जनता अगर मौका दे देती है, तो ऐसा क्या सपना योगेश पाल अरोड़ा जी देखते हैं कि सोनीपत में ऐसा क्या बदलाव आप कर देंगे? सड़कें जैसे हैं फटीचर, अगर मैं कहूँ सोनीपत की सड़कों को, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो या बीजेपी का रहा हो, सड़कों की हालत हमेशा खस्ता ही रही है। लाइट की, पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या सोनीपत में रही है। सेक्टर की भी अगर हम बात करें, तो मेन सड़कें जो हैं वो नहरें, नाले बनती हुई नज़र आती हैं। तो क्या बदलाव योगेश पाल अरोड़ा जी कर देंगे अगर आपको जनता ने मौका दे दिया तो?
देखिए आपने जब अपनी बात शुरू करी तो मुझे बोला कि एक कॉलोनी के अंदर मैं पैदा हुआ, वहीं रहता हूँ और वो सारी चीज़ें आपने बताई अपने चैनल के माध्यम से। और मैं एक चीज़ समझता हूँ विशाल जी, हम सामान्य परिवार के लोग हैं और राजनीतिक कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी नेता है, तो उसके लिए उसकी एक जवाबदेही बनती है कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं पब्लिक की, बेसिक एमिनिटीज़ के अंदर सीवरेज, पानी, लाइट, सड़क, गली, केवल ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो एक जनता अपने नेता से अपेक्षा करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई बहुत बड़े वादे दावे तो नहीं करूँगा कि मैं इसको सिंगापुर बना दूँगा या मैं इसको कुछ और बना दूँगा। लेकिन जो मेरा सोनीपत है, जो बेसिक एमिनिटीज़ मेरे शहर को चाहिए, वो बेसिक एमिनिटीज़ और वो बेसिक एमिनिटीज़ वर्ल्ड क्लास हो, इसको लेकर के मेरी चिंता रहेगी। उसमें क्या आइडियाज़ होंगे, क्या इनोवेशंस होंगी, वो मौका मिलने पर आप सबके सामने होगा। फिर भी कोई ऐसा सपना जो आप देखते हो कि सोनीपत में ये चीज़ है, ये चीज़ मैं ज़रूर करूँगा? देखिए मैंने पीछे एक विषय उठाया था कि सोनीपत में हम लोग दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, हम एनसीआर का पार्ट है। लेकिन मेरे सोनीपत के अंदर आज अगर मैं यूथ की बात करता हूँ, यूथ हो तो यूथ की बात करूँगा। मेरे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं, लेकिन मेरे सोनीपत के जो युवा हैं, उन्हें अगर ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो यहाँ पर सोनीपत में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। सरकारी कॉलेज के नाम पर अगर उनको जाना पड़ेगा तो वो लोग दिल्ली पलायन करते हैं या और आस-पास के क्षेत्रों में जाकर के जो है वो ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, चाहे वो बीए है, चाहे बीएससी है, चाहे वो बीकॉम है। तो मेरा सबसे पहले लक्ष्य ये रहेगा कि सोनीपत के अंदर मैं विधायक बनता हूँ, तो विधायक बनते ही सबसे पहले मैं युवाओं को ये तोहफ़ा दूँ कि सोनीपत में कोएड कॉलेज हो, जिसके अंदर अपना समान रूप से जो है सभी लोग पढ़ सकें। जो जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती वो गवर्नमेंट कॉलेज में जा कर के जो है एक वेल एजुकेशन ले सके, तो उसके लिए जो है ये मेरा एक ड्रीम है। और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी चैनल के माध्यम से ना कुछ चीज़ें जो है मैं छुपा कर के रखूँगा, जब समय आएगा तो आप लोगों के सामने रिवील होंगी वो बातें। वैसे तो अरोड़ा जी डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी सोनीपत में है, जिसका देश भर में नाम है, पर आप फिर भी ये कॉलेज अगर एक्स्ट्रा कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या सपना योगेश पाल अरोड़ा जी देखते हैं? देखिए हम दिल्ली एनसीआर के नज़दीक हैं विशाल जी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी बीइंग यूथ तो मेरा ये सबसे पहला तो काम एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में। दूसरा काम यूथ के लिए रोज़गार। तो रोज़गार को लेकर के मुझे लगता है कि हम जितने भी नेताओं के पास जाते हैं या और आप बात करेंगे तो लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि हम दिल्ली एनसीआर के नज़दीक हैं और जिस प्रकार से गुड़गाँव डेवलप हुआ, जिस प्रकार से नोएडा डेवलप हुआ, अभी आप ये देखिए कि सोनीपत के अंदर जब कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, आईटी के अंदर कर रहा है, कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रहा है, तो उसका टारगेट सबसे पहला क्या होता है कि वो गुड़गाँव जा कर के जॉब करेगा या वो जाएगा नोएडा या वो जाएगा बैंगलोर या देश के बाहर। तो क्या ऐसे कुछ पर्सपेक्टिव्स हम सोनीपत में नहीं ला सकते कि जब यहाँ से कोई इंजीनियरिंग करता है बच्चा तो वो सोनीपत के सोनीपत में ही रहे? आप बहुत सारे आप घरों में जाकर के देखिए, जो यूथ है लगभग 15 से 20% पलायन कर चुका है टुवर्ड्स गुड़गाँव, टुवर्ड्स दिल्ली, टुवर्ड्स नोएडा और बैंगलोर। तो क्या हम जॉब पर्सपेक्टिव सोनीपत में नहीं ला सकते? मेरे शहर का ग्रेजुएट जो है, चाहे जिसने बीए कर रखी है, जिसने बीकॉम, बीएससी कर रखी है, उसके लिए टारगेट क्या होता है कि दिल्ली जाकर के नौकरी करना या आस-पास में नौकरी करना जिसमें एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट नहीं मिल पाता उसको। तो मुझे लगता है कि जब वो पर्सपेक्टिव मेरा मन है कि मुझे ईश्वर ने मौका दिया तो यहाँ पर सोनीपत के अंदर बीपीओज़ हम लोग सेटअप करें। बीपीओ सेटअप करने के बाद जो है यहाँ सोनीपत के सर्कुलेशन, जो रेवेन्यू सर्कुलेशन है, वो भी आएगा। जो निम्न स्तर का कोई व्यक्ति है, कोई चाय पिलाने वाला, कोई पानी पिलाने वाला, कोई सफाई कर्मचारी है, वो उसके अंदर हो जाएगा। कोई कैब वाला है वो उसके अंदर हो जाएगा, जो ग्रेजुएट्स हैं वो उसके अंदर आ जाएँगे और टेक्निकल टीम्स होगी वो इसके अंदर आ जाएँगी। तो मुझे लगता है कि जो सोनीपत का यूथ जो खाली होता जा रहा है पढ़ा-लिखा, जो सोनीपत मेरा खाली होता जा रहा है, वो बच जाएगा। सोनीपत का युवा सोनीपत में ही रहेगा, एक अच्छे हैंडसम सैलरीज़ पे रहेगा और मैं ये मान के चलता हूँ कि आज जो प्लेन ग्रेजुएट है वो टीक्यूएस और कैंटाबिल जैसे ब्रांड पहनता है। कल को वो यहाँ पर इस प्रकार के जो मेरा एक सपना है कि यहाँ पर बीपीओ सेटअप हो जाएँ, यहाँ पर कॉल सेंटर सेटअप हो जाएँ, तो वही युवा जो है मेरा वैन हुसैन पहनेगा, वो पैटेक फिलिप्स पहनेगा, तो इस प्रकार के बड़े-बड़े ब्रांड जो हैं वो घड़ियों में और कपड़ों के अंदर पहने जाएँगे। और उसी प्रकार से जो आप गाड़ियों के अंदर जाते हो, उसी प्रकार से आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो उसको लेकर के जो है मेरा एक विज़न है कि जब सोनीपत में मुझे मौका मिलेगा तो आई विल वर्क फॉर सभी सोसाइटीज़ के लिए काम होगा, सभी वर्गों के लिए काम होगा। प्राथमिकता जो है वो युवाओं के लिए रहनी चाहिए और जब युवा बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो परिवार को भी सँभालेगा अपने। वैसे खादी भी एक अच्छा ब्रांड है अरोड़ा जी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, खादी को लेकर के तो हम खुद पॉलिटिकल लोगों को लोग जो हैं वैसे भी उनके बारे में टिप्पणी कर देते हैं, खादी पहनने वाले लोग हैं। तो खादी येस इट इज़ अ बिग ब्रांड और अभी
जो है 2 अक्टूबर को जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता खादी ग्राम उद्योग पर जाकर के जो है वो अपना परचेजिंग करते हैं। मैं भी स्वयं जाकर के खादी के कपड़े पहनता हूँ। तो खादी हमारे देश का जो है मैं समझता हूँ कि हमारी भावना है, हमारा जो बेसिक रूट्स है वो खादी है। जी। अच्छा, चलते चलते एक बात और करूँगा, आपके होर्डिंग वगैरह फाड़ दिए, ये कमेटी ने, एमसीडी ने फाड़ दिए हैं या पॉलिटिकल राइवलरी है या लोग डरने लगे हैं या इस तरह की कोई बात है? आपके होर्डिंग्स क्यों फाड़ दिए गए? मुझे नहीं मालूम जी, मैं तो सुबह कार्यालय पे आया तो मैंने बाहर देखा कि मेरे यहाँ पर होर्डिंग्स फटे हुए हैं और बुरा लगता है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जिन्होंने भी काम करवाए। नगर निगम का अगर होता तो और भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो भी फटते। केवल एक बोर्ड, जो बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ था, वो फाड़ा गया। तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे जो ये कर रहे हैं, और हमारा काम है, मुझे लगता है कि चलते रहना। चुनाव लड़ना, ना लड़ना वो ईश्वर तय करेगा, भाग्य तय करेगा। लेकिन इस प्रकार का जो कृत्य है, वो मुझे लगता है कि वो उसमें सुधार आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा आ रही है कि भाई योगेश जी जब समय आएगा तो पीछे हट जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से नहीं, बिल्कुल नहीं हटूँगा। आप देखिए, स्कूल में गए, स्कूल के बाद टारगेट था क्लास नर्सरी से स्टार्ट होकर के फिर आप जाते हैं क्लास 10 तक। क्लास 10th में जाने के बाद आप पर्सपेक्टिव्स तय करते हैं कि आप कौन-सी स्ट्रीम के अंदर जाएँगे। आप आर्ट्स में जाएँगे, आप साइंस में जाएँगे, आप कॉमर्स में जाएँगे या आप बिज़नेस मैनेजमेंट में जाएँगे। आप वहाँ से बैक नहीं आते। आप कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद आप ये तय नहीं करते कि आपने बैक मारने है, आपने 12th में जाना है। आप ये तय करते हैं कि आपने फाइनल ईयर क्रॉस करना है, उसके बाद आप मास्टर्स करेंगे या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएँगे। तो मुझे लगता है कि हम भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, और राजनीति मेरे लिए एक सपना है, राजनीति मेरे लिए भाव है, राजनीति मेरे लिए समर्पण है, राजनीति मेरे लिए पूजा है। और मैं समझता हूँ कि अ, आप, और राजनीति मेरे लिए आराध्य है। तो आप अपने आराध्य को छोड़ कर के वापस नहीं आ सकते, ठीक है? ईश्वर मौका देगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा संगठन मेरे पे विश्वास जताएगा, ऐसा मुझे लगता है। और सोनीपत की जनता ने तो दिल खोल करके मैंने कार्यक्रम पीछे किया। 27 अगस्त को हमने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। विशाल जी, मैं आपसे छोटी-सी बात साझा करना चाहूँगा। हमने लोगों को निमंत्रण दिया। मैंने सोनीपत की देवतुल्य जनता को आग्रह किया कि एक छोटा-सा कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, आप आइए और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं उस माँ भगवती का बहुत धन्यवाद करता हूँ, सोनीपत की देवतुल्य जनता के चरणों में वंदन नमन करता हूँ, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि करीब 8 से 9 हज़ार की संख्या में जो है लोगों ने इस कार्यालय के उद्घाटन में आकर के मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं सामान्य परिवार से हूँ, और जब हम सामान्य परिवार के लोग जो हैं वंशवाद की राजनीति से हट कर के जब बोलते हैं, और जब लोग आकर के आपको स्वीकारते हैं, तो निश्चित रूप से आपका पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं होता। तो आप ये मान के चलिए कि जो ईश्वर मुझे यहाँ तक लेकर के आया, जो जनता का आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लेकर के आया, तो वो बेड़ा पार ज़रूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ योगेश पाल अरोड़ा जी। और सर, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप लगे रहिए और उम्मीद करते हैं जनता जो है आपकी बातें समझेगी, आपका सहयोग करेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर आज की वार्ता का जो है मैं ख़त्म करता हूं यहाँ पर, और दोबारा जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।